अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे बच्चे आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर सिद्दतुल्लाह आपके सामने फिर न्यू लेक्चर के लिए हाजिर हुआ। लास्ट दो लेक्चर हमारे मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर थे और आज जो लेक्चर होगा वो भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही बहस करने वाले हैं। तो चलें, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम आपका। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहस कर रहे थे प्रीवियसली भी, और अभी भी हम मूव ऑन करेंगे मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ रिलेशंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने हाइट, रेंज और टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला डिस्कस किया था। उसके मुतालिक कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए थे रेंज के मुतालिक, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम इनके दरमियान में रिलेशन डिस्कस करेंगे और रिलेशन के बाद हमने एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन भी डिस्कस करना है। तो चलें, सबसे पहले मेरे बच्चे हम रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं किसके बीच में। वी हैव टू गो थ्रू द रिलेशन बिटवीन, इसके दरमियान में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे बच्चे हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि भाई दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन सकता है। अगर हाइट का फार्मूला मैं आपको बताऊं कि जब वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करता है तो वो हाइट किसके बराबर होती है, वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द 2g। और अगर मेरे बच्चे टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला देखा जाए तो 2vo साइन थीटा डिवाइडेड बाय द g। अब हम उसके प्रूफ पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा लेक्चर एमडी केट की बुनियाद पर है। तो अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं मेरे बच्चे, देखिए ये एच का फैक्टर है, ये वी ओ है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, या अपॉन 2g है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टर्म्स मिल रहे हैं। कैसे? जैसे वी ओ इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, साइन थीटा इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है। यानी कि हाँ, इस हाइट और टाइम ऑफ लाइट के बीच में मेरे बच्चे रिलेशन बन सकता है। और रिलेशन कैसे बन सकता है? वो रिलेशन हमारे पास ये है कि प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट कवर करता है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 8। ये है फार्मूला जिसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाएगा और हमें क्या पूछा जाएगा, हमें ये पूछा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो मैक्सिमम हाइट कैसे ढूंढ सकते हैं। एमडीकेट के अंदर सबसे पहले तो ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि भाई अगर टाइम ऑफ लाइट गिवन हो तो आप मैक्सिमम हाइट या हाइट की कैसे गिवन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में चलता जाऊं मेरे बच्चे, तो एक फार्मूला तो इसका ये, दूसरा फार्मूला इसका क्या बन सकता है, आप g की वैल्यू 10 रख दें कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो h बराबर हो जाएगा 10t स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 8। दो का पहाड़ा इस पर 5 मरतबा, इस पर 4 मरतबा। तो दूसरा इसका रिलेशन ये भी बन सकता है 5/4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आपके पास जवाब आएगा 1.25 टी स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन आपको याद करना है किसके बीच में, हाइट और टाइम ऑफ लाइट के बीच में। यानी कि जो पहला वाला रिलेशन है वही रिलेशन है इन एक्चुअल केस, gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। लेकिन आपको ये जो फार्मूला नजर आ रहा है ये इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में है मेरे बच्चे। अगर इसी फार्मूला से हम टाइम ऑफ लाइट मालूम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि 1.25 मल्टीप्लाई कर रहा है ऐसे ना कि डिवाइड करेगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय द 1.25। स्क्वायर खत्म कर लें तो रेडिकल दे देंगे तो जवाब आ जाएगा रेडिकल h अपॉन 1.25। तो मेरे बच्चे ये फार्मूला है जब हमें क्या गिवन हो, जब हमें हाइट गिवन हो और हमें क्या फाइंड करना चाहिए, टाइम ऑफ लाइट मालूम करना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल एक एमसीक्यू की बुनियाद पर कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फॉर द होल ट्रेजेक्ट्री इज 2 सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर करने के लिए 2 सेकेंड लगे। बताएं कि उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की होगी। जी मेरे बच्चे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद आंसर निकालें, वरना अगर मैं यहाँ पर करूं तो h इज इक्वल टू gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। g की वैल्यू 10 ली सिंप्लीफिकेशन के लिए, 2 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 8। इसका इस 2 की टेबल 5 टाइम्स, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 गेट कैंसिल, सो द आंसर इज 5 मीटर। यानी कि वो प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो कितने की कवर करेगा मेरे बच्चे, 5 मीटर की कवर करेगा। जब उसका टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, जब उसका टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा।
ये रिलेशन है मेरे बच्चे किसके बीच में, हाइट और टाइम ऑफ लाइट के बीच में, याद रखिएगा। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है मेरे बच्चे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, यानी कि जिसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आ जाए तो उसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और अगर हमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर हाइट और टाइम ऑफ लाइट का रिलेशन पूछा जाए तो ये है वो रिलेशन हाइट और टाइम ऑफ लाइट का। जी मेरे बच्चे, तो मैं इसको इरेज करूंगा, हम दूसरे एक और रिलेशन के ऊपर आएंगे जिसमें हम टर्म्स वाइज चेंज करते जाएंगे क्वांटिटीज को। तो जल्दी से इसको नोट कर ले, हम दूसरे एक रिलेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जी मेरे बच्चे, अभी हमने डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो रेंज और हाइट कवर करती है उसके दरमियान में भी एक रिलेशन बनेगा, लेकिन वो रिलेशन क्या होगा तो अभी हम उस रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। अच्छा, रिलेशन कैसे बन सकता है, मैं फार्मूला रिलेट करके दिखाऊं आपको कि भाई जो हाइट का फार्मूला था वो क्या था मेरे बच्चे, वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द 2g, और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या था, वी ओ स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। जी मेरे बच्चे, देखिए अगर थोड़ा सा रिलेशन देखा जाए तो बन सकता है। कैसे बन सकता है, यहाँ पर भी वीओ फैक्टर है, यहाँ पर भी वीओ फैक्टर है, यहाँ पर भी साइन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, साइन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये साइन 2 थीटा क्या है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी होती है मेरे बच्चे, और ये डबल आइडेंटिटी एंगल किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डबल एंगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो रेंज और हाइट का आपस में रिलेशन बन सकता है मेरे बच्चे। जो रिलेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ये है हमारे पास, दैट 4h इज इक्वल टू r इंटू टेन थीटा। ये रहा रिलेशन किसके बीच में, ये रहा रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के दरमियान में एक रिलेशन बना सकते हैं, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा। अब इसके मुतालिक बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्मेशंस बन सकती हैं। अब क्या क्या न्यूमेरिकल फॉर्मेशन बन सकती हैं, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, चलें सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और प्रोजेक्टाइल ने आगे जाकर एक रेंज कवर की। वो रेंज कितनी कवर की, वो रेंज कवर की 600 मीटर की। ठीक है, लेकिन हमने जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसने रेंज जो कवर की मेरे बच्चे वो मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है उसकी हाइट। जी मेरे बच्चे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बी क्विक बी फास्ट। जी, तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लुक आफ्टर कर ले तो यहाँ पर आर मैक्सिमम की मैंने बात की, यानी कि मैक्सिमम रेंज। अच्छा, यू आर फैमिलियर के जो मैक्सिमम रेंज होती है मेरे बच्चे वो कितनी एंगल पर बनती है, वो बनती है 45 पर। लेकिन सवाल के अंदर मैंने नहीं दी, लेकिन रेंज मैक्सिमम देखकर मैं समझ गया कि एंगल उसकी 45 डिग्री होगी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें मेरे बच्चे, तो 4h किसके बराबर हो जाएगा, r ऑफ टेन थीटा। वैल्यूज पुट करें, 4h आपको फाइंड करना है, r की वैल्यू आपके पास 600 मीटर है, टेन थीटा यानी कि 1045 डिग्री। 1045 किसके बराबर होती है मेरे बच्चे, 1045 बराबर होती है 1 के। तो 4h इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 600 मीटर मल्टीप्लाई विद द 1। एक के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑब्वियसली गॉट द सेम आंसर। हमें हाइट चाहिए तो 600 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास जवाब आना चाहिए 150 मीटर। 1 मल्टीप्लाई ओके 150 मीटर। तो ये रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द हाइट। हमने हाइट ढूंढ ली और हमें हाइट प्रोजेक्टाइल की कितनी मिली मेरे बच्चे, हाइट हमें प्रोजेक्टाइल की मिली 150 मीटर्स। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज याद करना है आपको। देखिए रिलेशन वही आइडेंटिफाई होगा। एमसीक्यूज ये है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कवर करता है, जब भी प्रोजेक्टाइल क्या कवर करता है, मैक्सिमम रेंज कवर करता है मेरे बच्चे, तो उस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है, उस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम रेंज का क्या होती है, मैक्सिमम रेंज का फोर्थ पार्ट होती है, यानी कि आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय द 4। और ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर एंगल 45 भी बन सकती है, कोई भी बन सकती है, लेकिन 45 की दे तो जो वो प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करता है ना वो मैक्सिमम रेंज का फोर्थ पार्ट होता है। और फोर्थ पार्ट को जल्दी से बता दे कितनी परसेंटेज, बी क्विक बी फास्ट। फोर्थ पार्ट का मतलब क्या है, कितनी परसेंटेज, जी मेरे बच्चे करेक्ट करेक्ट, इट इज 25%। याद रखिएगा जब मैक्सिमम रेंज कवर होती है
जब मैक्सिमम रेंज कवर होती है तो जो हाइट होती है वो हाइट क्या होती है, हाइट विल बी द 25% ऑफ आर मैक्सिमम। मेरे बच्चे जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कवर होती है वो मैक्सिमम रेंज का 25% होती है। 25% यही हुआ ना, 600 का जो 25% होगा वो 150 मीटर हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है ना वो एमसीक्यूज याद रखिएगा। चलें कुछ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं आपको मैक्सिमम रेंज दूं मेरे बच्चे 400 मीटर, और अगर आपसे मैं हाइट पूछूं तो हाइट आप कितनी बताएंगे, जल्दी फास्ट बता दें। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में मैंने आपको हाइट दी है, 2 मीटर की, आपने बताना है कि उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी बन सकती है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये फार्मूला भी है, यानी कि या तो हम ये स्टेप या सॉल्व करें या तो इस स्टेप को ध्यान में रखें। तो मैं बेटर एडवाइस करूंगा कि इसको ध्यान में रखें, आपको ये पूरे फंक्शन समझ आ जाएंगे। जी मेरे बच्चे इसकी हाइट का जवाब दे दें, कितना जवाब आ जाएगा, 100 मीटर। और इसकी आर मैक्सिमम का जवाब चाहिए तो वो 4 टाइम्स द एच हो जाएगा, क्योंकि जो आर मैक्सिमम होती है ना मेरे बच्चे वो होती है 4h के। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब प्रोजेक्टाइल आर मैक्सिमम कवर करता है तो उसकी हाइट जो है वो उसका 1/4 पार्ट होती है। 1/4 पार्ट का क्या मतलब है कि उसका 25% हो जाती है। तो काइंडली इसको जहन में रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। चलें एक दो और भी एमसीक्यूज कर लेते हैं इस फार्मूला के रिगार्डिंग, जल्दी से इसको नोट कर लें, मैंने इसको इरेज कर देना है, ठीक है। ओके सो आई हैव टू इरेज दिस वन, मैं इसको इरेज कर लेता हूं मेरे बच्चे, और एक दो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए इसके मुताल्लिक, इस फार्मूला के मुताल्लिक। तो कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे, भाई हमसे पूछा गया कि इफ, हमसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया इफ रेंज इज, भाई जो रेंज है वो क्या है, इफ रेंज इज 4 रेडिकल 3 टाइम्स द हाइट, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिकम्स। भाई जो रेंज है वो 4 रेडिकल 3 टाइम्स द हाइट है, मतलब 4 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय द हाइट है। बताएं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी। तो चलें ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, 4h इज इक्वल टू आर, आर की जगह पर रखेंगे 4 रेडिकल 3 इंटू टेन थीटा। मेरे बच्चे 4 गेट कैंसिल, और यहाँ पर हाइट भी है तो हाइट गेट कैंसिल, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा अंडर रेडिकल 3 एंड टेन थीटा। अंडर रेडिकल 3 इस साइड चला जाएगा तो टेन थीटा किसके बराबर हुआ, 1 ओवर रेडिकल 3। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन उस साइड लेके जाए, टेन इनवर्स 1/रेडिकल 3, तो ये कितनी एंगल बनती है, 30 डिग्री की एंगल बन जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, सवाल ये था कि अगर रेंज 4 रेडिकल 3 टाइम्स द हाइट हो, यानी आर की जगह पर ये पूरा टर्म इस्तेमाल किया, तो 4 खत्म, एच खत्म, यहाँ पर 1 बचा, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड करेगा, हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन उस साइड लेके जाए, टेन इनवर्स 1 ओवर रेडिकल 3, वो कितनी एंगल बनती है, 30 डिग्री की एंगल बनती है। ठीक है मेरे बच्चे, उसके बाद एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमारे पास एक और एमसीक्यूज में हमें बताया गया दैट इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, देन रेशियो बिटवीन रेंज एंड हाइट इज इक्वल टू, रेंज और हाइट का रेशियो क्या होगा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो मेरे बच्चे, 45 डिग्री हो। तो ऊपर वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, 4h इज इक्वल टू r इंटू टेन थीटा, 4h रिमेन्स सेम एंड r रिमेन सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी गिवन है, 45 डिग्री, 4h इज इक्वल टू r, tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के, है ना। तो ये 1 वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो 4h किसके बराबर होती है, r के। सवाल मैंने r रेशो h पूछा है तो h मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे लाके डिवाइड करेगा, r अपान h इज इक्वल, इस साइड बचा 4:1, यानी कह सकता हूं कि r रेशो h बराबर है 4:1 के। मेरे बच्चे जब भी r मैक्सिमम कवर होती है, यानी कि जो गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अगर वो 45 डिग्री होगी, तो रेंज जो है वो 4 टाइम्स द हाइट होती है, या हाइट जो है वो 1/4 टाइम्स द रेंज मैक्सिमम होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, जो इसके मुतालिक एक शॉर्ट एमसीक्यूज हमारे पास बन सकते हैं। तो चलें अब इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब ये रेंज और हाइट का रिलेशन जो है वो क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट और भी एमसीक्यूज या और भी रिलेशंस के ऊपर चलते जाएंगे। जी मेरे बच्चे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, और हम एक और क्लास भी लेंगे जिस क्लास के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज ही होंगे। तो बी रिलैक्स, ठीक है। तो आज हमने कुछ रिलेशंस डिस्कस किए हाइट, रेंज और टाइम ऑफ लाइट के दरमियान में, लेकिन ये सारे ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी हैं, काइंडली याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी के साथ इसका कोई काम नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी में ये क्या बनेगी, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम आएंगे मेरे बच्चे। तो चलें
प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, यानी कि प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया था, हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे? उस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए मैंने उस प्रोजेक्टाइल की? हमें उस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी चाहिए। तो चले हम एनर्जी को फाइंड करें मेरे बच्चे। यहाँ पर जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ वो टोटल एनर्जी है, एंड टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल की है वो दो एनर्जीज का समअप होता है। एक एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो चलें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकूंगा और देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी की। जी, मैंने यहाँ पर दो किस्म की ट्रेजेक्टरीज बनाई है मेरे बच्चे। यहाँ से प्रोजेक्टाइल कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। और यहाँ से प्रोजेक्टाइल कहाँ की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। यानी कि ये हमारे पास कौन सी ट्रेजेक्टरी है? अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। जल्दी से बता दें कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में वेलोसिटी कम होती है या ज्यादा होती है? यानी कि वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है मेरे बच्चे? तो वेलोसिटी होती है डिक्रीज। उसके बाद जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी मैंने बनाई, क्या बनाई मैंने? डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर जो वेलोसिटी है मेरे बच्चे, वो वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जब वेलोसिटी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी है वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मेरे बच्चे? बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से सबसे पहला सवाल ये है कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर मिनिमम होती है? जल्दी से मुझे बता दें। एट द समिट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। मेरे बच्चे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मिनिमम होती है, और वो कहां पर होती है? वो होती है समिट पॉइंट पर। समिट पॉइंट का मतलब क्या है? समिट पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट। समिट पॉइंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट। अब मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कम हुई तो मैं क्या कहूंगा? काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी भी वहां पर क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? मिनिमम हो जाएगी। और उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है समिट पॉइंट। तो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कहां पर कम से कम हो सकती है? तो आप कहेंगे एट द समिट पॉइंट। समिट पॉइंट कहां बनती है? मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट। और वो मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। फॉर दैट रीजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। एक जनरल सवाल है कि क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जीरो हो सकती है? द आंसर इज नो। काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम जीरो। मेरे बच्चे याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जीरो नहीं बन सकती। नेवर बिकम्स जीरो। नेवर बिकम्स जीरो। अच्छा, जीरो क्यों नहीं बन सकती? ड्यू टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह से जीरो नहीं बन सकती। क्या मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट कहां जाएगा भाई? वो तो हमेशा कंटेंट होता है ना उसके साथ। तो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट होने की वजह से प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं बन सकती। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो नहीं बन सकती तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की जीरो नहीं हो सकती। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की कभी भी जीरो नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन मिनिमम हो सकती है, कम से कम हो सकती है। और वो कहां पर हो सकती है? एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी के टॉप के ऊपर। मेरे बच्चे यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लेंगे और दो पॉइंट्स के अंदर हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो काइनेटिक एनर्जी हम मालूम करेंगे मेरे बच्चे, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर होगी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन समझ लें ये है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं P। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी P लिख रहा हूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जिस v की मैंने बात की है, मतलब वेलोसिटी, वो बजाय टोटल वेलोसिटी है। क्योंकि भाई प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर एक्स वाई दोनों में से कोई चीज जीरो नहीं होती। हाँ, y जीरो होता है लेकिन वो मैक्सिमम हाइट पर, समिट पर, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों कंपोनेंट्स हैं।
तो यहाँ पर मैं सिंपली वी नॉट प्लेस कर रहा हूँ। वी नॉट का मतलब क्या है कि भाई ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी अभी हम समिट पॉइंट पर फाइंड करेंगे। और समिट पॉइंट कौन सी है मेरे बच्चे? समिट पॉइंट ये है जिसको मैं एस का नाम दे रहा हूँ। तो इसकी अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ एम। यहाँ पर वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो, है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट है वो जीरो है, लेकिन वी एक्स नॉन जीरो है, मतलब वी एक्स पैदा होगा। तो यानी कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। अच्छा वी नॉट एक्स कह दे तो बेहतर है। वी नॉट एक्स कौन सा कंपोनेंट लेता है? वी नॉट कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट बराबर होती है हाफ एम वी नॉट एक्स की जगह पर मैं दूंगा वी नॉट कॉस थीटा और उसको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट बराबर हो जाएगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर करें तो वी नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे यहाँ से एक फार्मूला बन सकता है और वो ये कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये देख लें हाफ एम वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ समिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल गई काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट। समिट पॉइंट पर आपको क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी। मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूं, फिर मैं इसको अरेज करूंगा और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे। भाई मैंने बात की कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर चाहिए, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, तो मैंने वी नॉट लिख लिया। फिर मैं समिट पॉइंट पर गया तो एक्स वाला कंपोनेंट होता है, वाई वाला कंपोनेंट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने एक्स की बात की, फिर मैंने कहा कि एक्स के साथ कॉस थीटा लगती है, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा इन्वॉल्व कर लिया, दोनों का स्क्वायर किया तो ये फैक्टर मिला। ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी और कॉस स्क्वायर थीटा वही सेम रखा। जी मेरे बच्चे, अब यहाँ पर ही कुछ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। मैं इसकी थ्योरी को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लेकिन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइंडली आपने इसको नोट करना है अपने बुक के अंदर, आगे चल के एमसीक्यूज में बड़ा बेनिफिट देगी आपको। तो चलें मैं काइनेटिक एनर्जी समिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पर मेरे बच्चे हमने जो फार्मूला बनाया वो आपके सामने बना पड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल बना देता हूँ एमसीक्यूज की शक्ल में। वो न्यूमेरिकल ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन थी, मतलब जिस पॉइंट पर उसने थ्रो किया वो है 20 जूल। अच्छा कितनी एंगल पर भेजा हमने? हमने भेजा 60 डिग्री की एंगल पर। बताएं कि काइनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट पर क्या मिलेगी। सबसे पहला सवाल ये है कि समिट वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? जल्दी से बता दें, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि कम मिलने वाली है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट किसके बराबर है मेरे बच्चे? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितनी है मेरे बच्चे? 20 जूल्स कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 60 लेके उसका स्क्वायर कर देना है। 20 जूल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 किसके बराबर होती है? 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 जूल मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 का पारा 20 पर जाएगा 5 मरतबा, यानी कि समिट वाली पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 5 जूल मिलेगी। कम मिली मेरे बच्चे, क्यों कम मिली? क्योंकि ऊपर जाने में वेलोसिटी कम होती है मेरे भाई। अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम ही बनेगी, और वो मिनिमम होती है कहां पर? एट द समिट पॉइंट के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एमसीक्यूज बन सकता है मेरे बच्चे, वो एमसीक्यूज इन टर्म्स ऑफ रेशो हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का रेशो किसके बराबर है? या काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट का रेशो किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम इसे एमसीक्यूज के ऊपर आ रहे हैं। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट पर, उसको डिवाइड करें काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों की डिवीजन किसके बराबर होगी? यहाँ पर देख लें, ये पूरा टर्म cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मतलब समिट ऊपर प्रोजेक्शन नीचे, समिट ऊपर प्रोजेक्शन नीचे। उस साइड कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बची? cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे इसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो इसका जवाब cos स्क्वायर थीटा है और इसका जवाब क्या है मेरे बच्चे? 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये थी कुछ चीजें जो हमने काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक क्या की? फाइनलाइज कर ली। सिंपल है, ये एमसीक्यूज है, उनको अपने ध्यान में रखने जाना है। अच्छा हमने बात की कि जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे बच्चे वो समिट पर क्या होगी? वो समिट पर मिनिमम होगी, कम से कम होगी।
सवाल ये है कि अगर वो कम से कम होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी अब मतलब लॉस हो गई या कम हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके के साथ अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करें मेरे बच्चे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट, हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मालूम करने वाले हैं, समिट पॉइंट पर। क्योंकि समिट पॉइंट पर क्या हुआ है, समिट पॉइंट पर कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है जो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चे समिट पॉइंट पर बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और पीछे वाला फार्मूला याद है तो उसमें हमने एक्स का कंपोनेंट लगाया था कॉस का, तो बाकी जो लॉस हुआ कौन सा था, वाई वाला कंपोनेंट था, तो यहाँ पर हम वाई वाले फैक्टर में साइन स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय द साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे यहाँ से भी दो एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज हमारे पास ये है। पहला एमसीक्यूज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर है। दूसरा एमसीक्यूज है कि काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ समेशन किसके बराबर है। जी मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा करेक्ट है। कैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस की डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो काइंडली ये रेशियोज आपको जहन में रखने हैं। अब मैंने एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज किया, ये देख लें। एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट द समिट का आंसर बता दो। इन दोनों का आंसर मुझे जल्दी से बता दे। जी मेरे बच्चे, देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको, सुनिए। अभी पोटेंशियल एनर्जी समिट का फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन काइनेटिक एनर्जी समिट पर किसके बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको होल स्क्वायर दिया जाए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा, और उसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो टेन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे इस रेशियो का जवाब है टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, कैसे रेसिप्रोकल कर दूं, काइनेटिक एनर्जी एट समिट अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट समिट, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर इनको आइडेंटिफाई किया जाए तो किस तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो इनका रेशियो इसके बराबर आता है, इसका रेशियो इसके बराबर आता है। फिर हमने ये फाइंड किया तो इसके बराबर आया, ये फाइंड किया तो ये आया, ये फाइंड किया तो ये जवाब मिला, ये फाइंड किया तो ये जवाब मिला। तो काइंडली रेशियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चे। अब इसकी एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बस उसके साथ हमारा ये एनर्जी वाली जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर फाइनलाइज हो जाती है। तो जल्दी से इसको नोट कर ले मेरे बच्चे। फिर हम कुछ थ्योरी वाली पॉइंट इस एनर्जी के साथ ही, मैं इसको अरेंज नहीं करूंगा उस डायग्राम को, नीचे से ही कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा। तो चले एक दो थ्योरेटिकली बातें कर लेते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहली सवाल ये है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पर मिनिमम होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए समिट पॉइंट पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि भाई टोटल, ओ सॉरी भाई ये बाय मिस्टेक हो गया, चले ओके। तो बात हम कर रहे थे किसके ऊपर, बात हम कर रहे थे एनर्जीज के ऊपर, जो थ्योरेटिकल चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा ये यहाँ पर लिखा पड़ा है, चलिए मैं इसको इरेज करके फिर आते हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे टोटल एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी। याद रखिएगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे बच्चे, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कंजर्व्ड। भाई जो टोटल एनर्जी होती है ना प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो क्या रहती है मेरे बच्चे, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो टोटल एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल की होगी ना वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, याद रखिएगा इस चीज। तो टोटल एनर्जी ऑफ ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। उसके बाद एक और चीज कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो सकते हैं, द आंसर इज नो, नॉट एट एनी सिंगल पॉइंट, नॉट एट एनी सिंगल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हमें पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं बन सकती।
तो ये कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन था हमारे पास, कुछ रिलेशंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए और उसके बाद अभी हमने डिस्कशन किसके बारे में किया, इस थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में किया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काइंडली पढ़ते रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, और उसके हम फिर न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज करेंगे। इतना बड़ा लंबा डिस्कशन नहीं होगा उस लेक्चर के अंदर। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।